हेलो दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले राधे राधे श्याम श्याम। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी जो है वो अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने आप सभी से जो है वो एक होमवर्क क्वेश्चन पूछा था कि सुभाष जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना है वो किसने की थी। तो आप सभी ने जो है वो बहुत अच्छा जवाब दिया था और सभी ने जो है वो सही जवाब दिया था कि सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने जो है वो जो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित जितने भी प्रश्न हमारे बीपीएससी के द्वारा बिहार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए थे, चाहे वो बीपीएससी प्री हो, मेंस हो, सीडीपीओ हो या बीए हो, इनसे सभी से जितने भी क्वेश्चन हमारे भारत छोड़ो आंदोलन से बने थे और जो भी हमारे पिछली टीआरई 3 एग्ज़ाम में भी सवाल पूछे गए थे उन सभी को जो है हमने डिस्कस कर लिया था। अब इस वीडियो में आज हम सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से संबंधित जितने भी सवाल हैं वो करेंगे। इसके अलावा जो है हमारा कैबिनेट मिशन जो है उससे संबंधित जो है वो सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और मैं आपसे बार बार हर वीडियो में कहता हूं कि वीडियो अब में आप क्या है पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए, वो ठीक है। पीवाईक्यू तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं और उसके बाद आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि आपको एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़नी है, चाहे वो हिस्ट्री की बुक हो या ज्योग्राफी की बुक हो या पॉलिटी की हो या ईवीएस की भी पढ़ लीजिएगा। अब देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो है एनसीईआरटी से ही अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं और ये सभी क्वेश्चन लगभग एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं। तो आपको परेशान होने की दिक्कत नहीं है, आप बस पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी जो है वो काफ़ी अच्छे से रखिए। लेकिन फिलहाल आपको एनसीईआरटी भी पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने हैं, उसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, ना शंका वाली बात है। आप जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों हिस्ट्री के अलावा भी है ज्योग्राफी और साइंस की क्लासेज और पॉलिटी के साथ साथ ईवीएस की भी जो क्लासेज है वो हमारे चैनल पर जो है वो लगातार चलाई जा रही हैं और सभी के सभी जो है वो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो वो सभी जो है आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी उनको देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो सभी क्लासेस की जो है वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहां से जाके सारी वीडियोस को देख सकते हैं और वीडियो जो है वो बहुत ही उपयोगी होने वाली है आप सभी के लिए। इसके अलावा मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पे हम जो है वो डेली जो है क्लास की जो पीडीएफ है शेयर करते हैं। इसके अलावा जो है हमने कई तरह की ई बुक और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं बिहार के बारे में या जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है जितने भी फैक्ट हैं उन सभी को हम टाइम पर जो है वहाँ प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आप क्या करिए कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अगर आपको डेली क्लास की पीडीएफ चाहिए और ई बुक चाहिए तो आप वहाँ से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम कम्युनिटी के माध्यम से अपने जो है आप तक पोस्ट के माध्यम से जो है वो एनसीईआरटी के में जो है डू यू नो सीरीज जो है वो एक प्रकार से जिसमें लिखा रहता है स्क्वायर बॉक्स बना के कि क्या आप जानते हैं, वहाँ से जो है क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं। तो उन सभी की जो है वो हम वो एमसीक्यू फॉर्मेट में आपके लिए जो है यूट्यूब कम्युनिटी के माध्यम से जो है वो लगातार हम क्वेश्चन आप तक पहुंचा रहे हैं। आप लोग सवाल का जवाब दिया करिए और कमेंट में जो है उसका जवाब भी दिया करिए। अब देखिए एक्टिविटी करने से जो है वो जो एक्टिविटी करेगा वो हमेशा आगे बढ़ेगा और एक्टिविटी करने से जो है चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। तो ठीक है, हम पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा जो होमवर्क का क्वेश्चन था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो आप सभी को पता होगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, इसलिए इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो ए विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है वो 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उन्होंने 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्कॉटिश चर्च कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1920 में वो भारतीय नागरिक सेवा आईसीएस में उत्तीर्ण हुए। वर्ष 1938 और 1939 में याद रखिएगा 2 बार जो ये है वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोग क्या करते हैं कि 1939 त्रिपुरी अधिवेशन को लेके क्या है थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन ये अध्यक्ष वहाँ भी चुने गए थे और अध्यक्ष चुने जाने के बाद ही इन्होंने क्या हुआ था फिर इस्तीफा दिया था, इसीलिए 2 बार जो है वो अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, तो 1939 में जो है कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देकर इन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी तथा वर्ष 1941 में वो जर्मनी चले गए और वहाँ उन्होंने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की जो है वो कमान संभाली। प्रायः उन्हें नेताजी के नाम से स्मरण किया जाता है और नेताजी की उपाधि जो है वो जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने उन्हें दी थी। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हिटलर ने दी थी, कभी कभी कहा जाता है कि हिटलर ने भी उन्हें यह उपाधि दी थी। ठीक है,
हमारा जो अगला सवाल है वो है कि सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी शब्द किस देश में जोड़ा गया था। ठीक है, तो मैंने आप सभी को थोड़ी देर पहले बताया और ऊपर भी लिखा है, आप देख सकते हैं कि जर्मन विदेश मंत्रालय। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा, जर्मनी। ठीक है, अब ये जो सवाल है आपका बीपीएससी, देखिए 67 बीपीएससी 2021 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए हमारा जो अगला सवाल है वो है कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो मैं बार बार इतने क्वेश्चन आपको करा दूंगा कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद याद हो जाएगा। एक बार हम ये अगर हिस्ट्री जो है ख़त्म कर लेंगे अपनी घटना चक्र वाली, उसके बाद मैं एक ही वीडियो में सारा जो है आपको पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो कवर करवा दूंगा। ठीक है, एक वीडियो में लगभग 3-4 घंटे की वीडियो होगी और उसी वीडियो में जो है वो सारा मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, तो आपको जवाब देना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा स्थापित किया गया था, इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ये भी सवाल आपका जो है वो 67 बीपीएससी प्री 2021 में पूछा गया है और क्वेश्चन कहीं ना कहीं बार बार रिपीट होते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ। और इंडियन नेशनल मूवमेंट से, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो या चंपारण सत्याग्रह हो, ठीक है, ये इनसे जो सवाल है वो बार बार पूछा जाता है। अब देखिए, किस घटना या किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट अटली को सदमा पहुंचाया जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है। ठीक है, तो ये कौन सी घटना थी, आपको बताना है कि ये कौन सी घटना थी। तो देखिए, आज़ाद हिंद फौज का जो सैन्य अभियान था, जो ये लगातार अंग्रेज़ों को पछाड़ रहे थे, और शाही भारतीय जल सेना का जो विद्रोह हुआ था बम्बई में। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ था कि नेवी के कुछ ऑफिसर थे जल सेना के, और उन्होंने क्या किया था कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है वो विद्रोह कर दिया था। ठीक है, तो हमारा जो डी विकल्प होगा ये हमारा सही हो जाएगा और बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, अब आज के टाइम पे क्या है कि बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं और लोग क्या है कि मुंह बंद करके देखते रहते हैं। ठीक है, जैसे अभी किसी को चोट लग जाए तो लोग क्या करेंगे, उस पहले वीडियो बनाएंगे, उसके बाद में उसकी मदद करेंगे। ठीक है, पहले उनको कंटेंट चाहिए, उसके बाद ही जो है वो मदद करेंगे। लेकिन आपको जानते हैं बिहार में जो है वो लोटा विद्रोह हुआ था। ठीक है, लोटा विद्रोह कब हुआ था, तो थोड़ा सा 1857 की क्रांति के पहले ही 1856 में हुआ था। ये किस कारण हुआ था, क्योंकि फौजियों को जो है वो पीतल का लोटा पहले दिया जाता था और उसके बाद जो है अचानक में कुछ बदलाव किए गए और उनको जो है वो मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा। तो इसी को लेके क्या है, कैदियों ने लोटा विद्रोह कर दिया था। ठीक है, कि हमको स्टील और तांबे का लोटा क्यों नहीं मिल रहा है। अब होता क्या था, क्योंकि कभी कभी क्या होता था कि कई कैदी जो थे वो लोटे से ही जो है अंग्रेज सिपाहियों का जो है कई बार सर फोड़ दिए थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि अंग्रेज अधिकारियों ने क्या हुआ कि अंग्रेज शासन की तरफ से लोटा देना बंद कर दिया गया था और मिट्टी का लोटा दिया जाता था। तो इसी के लिए उन्होंने लोटा विद्रोह कर दिया देखा। और आज हमारे यहाँ इतनी इतनी बड़े बड़े बातें हो जाती हैं, कोई विद्रोह और कोई अभियान नहीं होता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि पहले के आदमी कैसे थे। ठीक है, तो इसका जो सवाल है, सवाल का जवाब जो है वो डी विकल्प सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी जिसको भी बोलते हैं, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय सेना है, इसका जो है स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी। आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी। तो ये जो हुई थी वो 1942 में हुई थी, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय सेना जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। अब ये जो है वो 43वीं बीपीएससी प्री 1999 में आपसे पूछा गया सवाल है। हम इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। देखिए, व्यवहारिक रूप से सैन्य इकाई के रूप में जो है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो है 15 जुलाई 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा, याद रखिएगा ये नाम इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है, कैप्टन मोहन सिंह द्वारा प्रारंभ किया गया था, किंतु इसके गठन की औपचारिक घोषणा जो है वो जुलाई 1942 में की गई। उल्लेखनीय है कि मलय क्षेत्र में भारतीयों द्वारा अपना राजनीतिक संगठन ऑल मलय इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता के लिए रास बिहारी बोस को आमंत्रित किया गया था। जून 1942 में संपन्न बैंकॉक सम्मेलन में एक काउंसिल ऑफ एक्शन एवं प्रतिनिधित्व समिति की एक गठन का प्रस्ताव किया गया था, जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तथा इंडियन नेशनल आर्मी के मध्य जो है वो समन्वय तथा अधीक्षण का दायित्व सौंपा गया था। रास बिहारी बोस काउंसिल ऑफ एक्शन के अध्यक्ष बनाए गए थे, जबकि केपी के मेनन ने दाम राघवन नागरिक सदस्य तथा मोहन सिंह एवं गिलानी सैनिक सदस्य थे। जापानियों से मोहन सिंह के वैचारिक मतभेद के कारण 1942 में मोहन सिंह ने आईएनए के विघटन की घोषणा कर दी, किंतु रास बिहारी
बोस ने मोहन सिंह को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। बाद में मोहन सिंह जापानी सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए और आईएनए का नेतृत्व जो है वो रास बिहारी बोस ने महानायक सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। ठीक है, सिंगापुर पहुंचने के 2 दिन बाद 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व ग्रहण कर लिया और सुविधा के लिए इसे द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी की संज्ञा भी दी। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो आज़ाद हिंद फौज भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इन्होंने कब संभाली थी, 4 जुलाई 1943 को, या वर्ष पूछे तो 1943 को। हमारा अगला सवाल है कि इनमें 1945-46 में जो है वो आईएनए के जो है मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन कौन से थे। अब देखिए, उसके बाद जो थे, जब ये आईएनए का आंदोलन हुआ आज़ाद हिंद फौज का, इसमें जो है आईएनए के कुछ जो है साथी गिरफ्तार कर लिए गए थे, तो उन पे जो है वो लाल किले में जो है वो मुकदमा चलाया गया था, जिसे हम रेड फोर्ट ट्रायल भी कहते हैं। और उसमें जो है जो वकील थे इनके साथ में, आपसे पूछा जा रहा है कि इनके पक्ष में जो है वो कौन से वकील थे इनमें से, तो जो भूला भाई देसाई थे वो जो है इसके समूह की जो है वो अध्यक्षता कर रहे थे। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू भी थे और हमारे तेज बहादुर सप्रू और कैलाश नाथ काटजू जो थे वो सभी जो है इनके पक्ष में जो है वो मुकदमा लड़ रहे थे। लेकिन इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वकीलों के समूह की, वो भूला भाई देसाई कर रहे थे। इसीलिए हमारा जो बी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। अगर एक प्रकार से हम बात करें तो हमारा जो है कौन कौन से थे, तो कैलाश नाथ काटजू और तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू और भूला भाई देसाई जो है वो क्या है, वकील थे। इनके पक्ष में जो है वो केस लड़ रहे थे और वकीलों की समूह की जो अध्यक्षता किसने की थी, तो भूला भाई देसाई ने की थी। अब यहाँ पे देखिए, अगर जवाहरलाल नेहरू का नाम होता या तेज बहादुर सप्रू का होता या किसी और का होता जो हमारे इससे संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाता। लेकिन भूला भाई देसाई है ऑप्शन में, तो हम बी के साथ जाएंगे। इसीलिए हमारा जो है बी विकल्प सही हो जाएगा। और ये जो सवाल है आपका वो 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया सवाल है। देखिए, वर्ष 1945 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की जो पैरवी की थी वो कैलाश नाथ काटजू, तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू और भूला भाई देसाई कर रहे थे। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। अब आपसे पूछ रहा है कहाँ पे अस्तित्व में आई थी, तो जापान में या बर्मा में या सिंगापुर में या आपका तत्कालीन मलय में। तो देखिए, मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर पहले ही आपसे बताया था कि सिंगापुर पहुँचने के जो है 2 दिन बाद ही जो है 4 जुलाई 1943 को जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी को इसका नेतृत्व सौंप दिया गया था। तो इसीलिए हमारा जो सी विकल्प है सिंगापुर, वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, आज़ाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया और फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था, किंतु तब सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मलय का अंग था। इसलिए ब्रिटिश मलय में शामिल 3 भाग थे, फेडरेटेड मलय स्टेटस, अनफेडरेटेड मलय स्टेटस और स्टेट्स सेटलमेंट। ठीक है, तृतीय यानी स्टेट सेटलमेंट के अंतर्गत 4 राज्य। देखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सीधा सीधा सिंगापुर याद रखिए। ठीक है, इसमें आप और भी कन्फ्यूज हो जाएंगे। देखिए, हमारा अगला सवाल है कि 1943 में आज़ाद हिंद फौज, या जिसको हम इंडियन नेशनल आर्मी भी कहते हैं, वो अस्तित्व में आई। तो कहाँ पे आई थी, सिंगापुर में आई थी। तो इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और ये जो हमारा सवाल है वो 44वीं बीपीएससी प्री 2001 और 2 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है कि आज़ाद हिंद सरकार या आज़ाद हिंद फौज के द्वारा जो है, जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सरकार का वो किया गया था निर्माण, ठीक है, या घोषणा की गई थी, उसे हम आज़ाद हिंद सरकार कहते हैं। तो उसके निर्माण की घोषणा जो है वो की गई थी, तो किस डेट को की गई थी आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो हुआ था वो 21 अक्टूबर जो है और 1943 को जो है वो आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की जो है घोषणा की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है, 21 अक्टूबर 1943 को। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो आईएनए जो है वो किसके दिमाग की उपज थी, तो कैप्टन मोहन सिंह, जिसको बोलते हैं डॉक्टर मोहन सिंह भी कभी कभी बोला जाता है, या जनरल मोहन सिंह भी बोला जाता है। तो ये मुख्यतः जो है वो मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी और इसकी स्थापना जो है इन्होंने ही की थी। और इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। और ये जो सवाल है आपका 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए, हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में आईएनए बनाने में सहायता की थी।
तो मैंने आप सभी से कहा, चाहे कैप्टन मोहन सिंह हो या डॉक्टर मोहन सिंह हो या जनरल मोहन सिंह हो, सारी बातें एक ही हैं। कहीं कहीं इनको अलग बस मोहन सिंह नाम से जाना जाता है, कभी कैप्टन लगा दिया जाता है, कभी जनरल लगा दिया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। सवाल जो है आपका बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में पूछा गया सवाल है। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे। अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आपसे जो है बीपीएससी टीचर के जो है 9वीं 10वीं क्लास के एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया था 8/12/2023 को। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय सेना या आईएनए के संस्थापक कौन थे। तो आप सभी को पता है कि मोहन सिंह थे, इसीलिए बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। कुछ बच्चे जो है वो सुभाष चंद्र बोस भी अपना लगा सकते हैं, क्योंकि उनको जो है ऐसा लगता है कि सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में जो है वो इसका नेतृत्व जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1942 में जब ये बनी थी तो मोहन सिंह ही कर रहे थे। दोबारा इसका जब गठन हुआ तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने इसकी कमान संभाली थी, इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा। ठीक है, तो आपको बताना है कि देश के बाहर जो है स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा। तो ये जो सवाल है आपका बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा गया था। तो देश के बाहर जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है वो अस्थायी सरकार की घोषणा की थी। ठीक है, किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार की जो है स्थापना जो है सिंगापुर में निर्वासित भारतीयों के द्वारा सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में की गई थी और इसे आज़ाद हिंद या स्वतंत्र भारत भी कहा जाता है। इसी के साथ जो है सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध की जो है वो घोषणा कर दी थी। हमारा अगला सवाल है कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ जो है वो भी जुड़े रहे। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि कौन जुड़े थे और ये आपका सवाल बिहार पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, तो वो नाम था शीलभद्र याजी का। शीलभद्र याजी जो है वो एक स्वतंत्रता सेनानी है। ठीक है, और ये क्या है कि जो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस दोनों से जुड़े थे। याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे थे। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया। ठीक है, और वो नाम कौन सा था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे बार बार पूछा जाता है और ये 67वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो अंडमान और निकोबार जो है वो दोनों को जो है वो नया नाम दिया था और अंडमान द्वीप का नाम जो है वो शहीद द्वीप रखा था और निकोबार द्वीप का नाम जो है वो स्वराज द्वीप रखा था। तो स्वराज द्वीप हमारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। निकोबार का नाम क्या रखा था इन्होंने? स्वराज द्वीप। और जो अंडमान था उसका क्या नाम रखा था? तो शहीद द्वीप। आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि अंडमान डैश करके अंडमान शहीद द्वीप और निकोबार जो है वो स्वराज द्वीप, ऐसा करके लिख दीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है इससे सवाल बार बार, याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। आज़ाद हिंद फौज के साथ देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त कराने के बाद जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वहाँ अपना ध्वज फहराया और अंडमान द्वीप का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा था, याद रखिएगा। ठीक है, हमारा अगला जो सवाल है वो है कि इनमें से वर्ष 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन से थे। तो मैंने आप सभी को बताया कि इसमें जो है किसका नाम शामिल था। तो इसमें तेज बहादुर सप्रू थे और भूला भाई देसाई थे और जवाहरलाल नेहरू थे। ये सभी जो हैं वो शामिल थे, इसीलिए हमारा जो विकल्प बी होगा, क्योंकि भूला भाई देसाई ऑप्शन में दिया गया है तो हम भूला भाई देसाई के साथ जाएंगे। कौन कौन से थे? तो कैलाश नाथ काटजू, तेज बहादुर सप्रू, अरुणा आसिफ अली, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई जो है वो आईएनए का केस लड़ रहे थे और इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वकीलों के समूह की, वो भूला भाई देसाई कर रहे थे। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से जाना जाता है, वो किस वर्ष हुआ था? आपसे जो है वो बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा गया सवाल है। अब देखिए, आप 1 नंबर का तो क्वेश्चन आपसे ये बन जाएगा कि रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जो है वो कहाँ पे हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। आप सभी याद रखिए, बम्बई या बॉम्बे जिसको बोलते हैं वहाँ पे हुआ था। कब हुआ था? तो ये हमारा जो है वो 1946 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था, याद रखिएगा।
तो हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1946 में हुआ। 18 फरवरी 1946 को लगभग 1100 भारतीय नौसेना के सैनिकों ने भूख हड़ताल की घोषणा कर दी और इस विद्रोह को ब्रिटिश सैनिकों और रॉयल नेवी के युद्धपोतों द्वारा जो है वो बलपूर्वक दबा दिया गया। ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका जो एक लाइक है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और हम अपनी पूरी एनर्जी के साथ आपसे जुड़े रहते हैं सेशन में। हमारा अगला सवाल है कि इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, वे कौन थे? देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे कई एग्जाम में पूछा गया है, तो हो सकता है आपसे बीपीएससी टीआरई में भी पूछ लिया जाए। ये 46वें बीपीएससी प्री 2004 में पूछा गया है और ये जो है वो जवाहरलाल नेहरू जो है ऐसा करने में सक्षम हुए थे और सफल हुए थे। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो डी विकल्प है जवाहरलाल नेहरू वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्य विरोधी निश्चित रुख के कारण जो है जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में जो है वो इलाहाबाद या प्रयागराज कहा जाता है हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जो है वो बहुमत प्राप्त करने में सफल रहे थे। ठीक है। हमारा अगला जो सवाल है वो हमारा कैबिनेट मिशन योजना से है। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना एक नंबर का तो ये हो जाता है कि कब भारत में आया था। आप देख सकते हैं 1946 में जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान या कैबिनेट मिशन योजना जो है वो भारत में आया था। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था। आपको सही जो इसमें जो सही है वो बताना है। देखिए, एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करने के लिए, ठीक है, सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, ये भी सही है। उसके अलावा पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग पर ब्यौरों पर काम करने के लिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें जो है वो कौन कौन सा सही है। तो देखिए, इसमें जो है वो हमारा जो हमारा 2 नंबर का विकल्प दिया गया है, इसमें सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था को तैयार करने के लिए जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो भारत भेजा गया था। इसीलिए हमारा जो सी विकल्प है, सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? सी। ठीक है, केवल 2 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर आपसे देखिए 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया सवाल है। अगर देखिए कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो भारत के मंत्री जो है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और 2 अन्य सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर थे। देखिए याद रखिएगा कितने सदस्य थे, तो टोटल 3। और कौन कौन से थे, तो ये तीनों थे, पैथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर को भारत में सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था। तो याद रखिएगा, इसीलिए हमारा जो है वो सी विकल्प जो है केवल 2 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो सर पैथिक लॉरेंस थे इनके द्वारा जो है वो कैबिनेट मिशन की जो है वो अध्यक्षता की गई थी। कितने सदस्य थे टोटल, तो 3 सदस्य थे, याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है कि कैबिनेट मिशन जो है वो भारत में कब आया था, और ये जो सवाल है वो आपका बिहार पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया था। अब आप लोग ऑप्शन देख के बता सकते हैं कि कब आया था। देखिए 1946 में आया था। अगर नॉर्मल वर्ष ही पूछा जाए केवल, तो 1946 में आया था और किसी भी ऑप्शन में जो है वो 1946 नहीं दिया गया है। इसीलिए हमारा जो ई विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो कैबिनेट मिशन जो है वो 24 मार्च 1946 को जो है वो दिल्ली आया था या भारत आया था। देखिए कैबिनेट मिशन जो है वो 24 मार्च 1946 को जो है वो दिल्ली आया और इसके अध्यक्ष जो है पैथिक लॉरेंस भारत के सचिव थे उस समय, तथा अन्य 2 स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड के थे, व्यापार के, और एवी एलेक्जेंडर जो है वो नौसेना के मंत्री थे। ये 3 सदस्य जो थे ये आपका कैबिनेट मिशन प्लान के जो है वो सदस्य थे। हमारा अगला सवाल है कि इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था। तो आप सभी को मैंने बताया कि स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, एवी एलेक्जेंडर थे और जो है वो पैथिक लॉरेंस थे, लेकिन जो रैमसे मैकडोनाल्ड थे वो नहीं थे। ठीक है, इसीलिए हमारा जो बी विकल्प जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। और ये जो हमारा सवाल है वो आपसे 67वीं बीपीएससी प्री री एग्ज़ाम 2022 में जो है वो पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि इनमें से जो है
कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो देखिए, पैथिक लॉरेंस भी थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे और एवी अलेक्जेंडर भी थे, लेकिन जो वेवेल थे वो नहीं थे। इसीलिए आपका जो बी विकल्प हो जाएगा वो सही हो जाएगा। याद रखिएगा, लिमिटेड मेंबर हैं, 2-3 मेंबर हैं, इसलिए ऐसा क्वेश्चन आपसे बार बार पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा कौन कौन से थे और कितने सदस्य थे। देखिए, हमारा फिर से सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें से कैबिनेट मिशन के जो है वो सदस्य नहीं थे। अब देखिए, बार बार क्वेश्चन 2017, 21 और 23 में पूछा गया। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया। तो आप सभी को पता है पैथिक लॉरेंस थे और एवी अलेक्जेंडर थे और स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे, लेकिन जो जे एंड्रूज है ये नहीं थे। ठीक है, जे एंड्रूज जो है ये नहीं थे, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि वह कौन सा कांग्रेस का अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल जो है वो दोनों से वार्ताएं की थी। आपको बताना है कि कांग्रेस का वह कौन सा अध्यक्ष था जो क्रिप्स मिशन, अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1942 में आया। और जो है वो हमारा जो कैबिनेट मिशन था वो कब आया? ठीक है, यह लॉर्ड वेवेल प्लान जो आया वो भी लगभग 1945 में आया। ठीक है, तो इस दौरान जो है वो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो 1940 से लेके रामगढ़ अधिवेशन से लेके 1946 तक जो है वो मौलाना अबुल कलाम जो है वही अध्यक्ष थे। इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। और जो है जो वेवेल प्लान आया था वो हमारा 1945 में आया था। ठीक है, इसीलिए जो है देखिए, अबुल कलाम जो है 1940 से 46 तक जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 और 1945 में जो है वो लॉर्ड वेवेल, जो वेवेल प्लान जिसको बोलते हैं, दोनों से जो है वो वार्ताएं की थी। ठीक है, तो कि अंतरिम सरकार का गठन जो था उससे संबंधित सवाल है और आपसे पूछ रहा है कि अंतरिम सरकार में जो है वो वित्त मंत्री कौन थे। तो आपको बताना है कि अंतरिम सरकार में जो है वित्त मंत्री कौन थे। तो आप सभी को पता होगा कि जो अंतरिम सरकार 1946 में बनी थी, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें बार बार आपसे पूछा जाता है कि वित्त मंत्री कौन थे और प्रधानमंत्री कौन थे या मुखिया कौन था, या इसके अलावा जो है खाद्य विभाग किसके पास था, रक्षा विभाग किसके पास था। तो आज इन सभी क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वित्त मंत्री से रिलेटेड है और वित्त मंत्री जो है वो लियाकत अली खान जो है इनको बनाया गया था। इसीलिए हमारा जो ए विकल्प है वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो पुनर्गठित अंतरिम सरकार अक्टूबर 1946 में वित्त मंत्री का पद लियाकत अली खान के पास और गृह विभाग याद रखिएगा सरदार पटेल के साथ, और विदेशी मामले एवं राष्ट्रमंडल विभाग जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने अपने पास रखा था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों को आगे आरक्षित छोड़ देते हैं। ठीक है, वर्ष 1946 में यह किसने कहा था? ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो किसका है? तो ये सरदार पटेल का है, सरदार पटेल का है। इन्होंने ऐसा कहा था कि अगर हम जो है बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को जो है वो मुस्लिम लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे, ठीक है, तो हम बहुत बड़ी भूल करेंगे। ये जो है सरदार पटेल ने कहा था। और ये आपका सवाल जो है वो 42वीं बीपीएससी प्री 1997-98 में पूछा गया है दोस्तों। अगर हम बात करें तो हमारा अगला सवाल है कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो आप लोग थोड़ा सा गेस करिएगा। प्रसाद में क्या मिलता है? भोजन। और भोजन कहाँ किस चीज़ से रिलेटेड है? तो खाद्य एवं कृषि से। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ट्रिक लगा सकते हैं। और प्रसाद का मतलब क्या होता है? खाना या खाद्य। तो आप याद थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, यहाँ से ट्रिक लगा सकते हैं और आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। ठीक है, इसीलिए हमारा विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। और ये जो सवाल है हमारा वो 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया सवाल है। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो वर्ष 1946 में बनी जो है अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था और बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग। अरे भाई, जिसके पास बल होगा वही तो रक्षा करेगा। आप खुद ही सोचिए, जिसके पास बल होगा वही तो रक्षा करेगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बलदेव सिंह जो है इनके पास जो है वो रक्षा विभाग था। और वल्लभ भाई पटेल का तो आप सभी जानते हैं कि इन्होंने इतनी सारी रियासतों को धीरे धीरे क्या है भारत में जोड़ के मिलाया था। तो ये कोई नहीं भूलता। और गृह विभाग जो था वो वल्लभ भाई पटेल के पास था, ये सबको याद रहता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। हमारा अगला जो सवाल है वो देखिए, पहले 67वीं बीपीएससी 2022 में पूछा गया और फिर जो है वो 17वीं बीपीएससी 2024 में पूछा गया। कौन सा सवाल? कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो मैंने आप सभी को बताया कि कौन सा विभाग था। तो खाद्य एवं कृषि विभाग जो है इनके पास था। अगर हम बात करें तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 के तहत
घोषणा हुई कि नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें क्या है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था और बलदेव के पास क्या था, भाई जिसके पास बल है वही रक्षा करेगा, तो बलदेव सिंह के पास क्या था, रक्षा विभाग था। इसके अलावा लियाकत अली खान के पास क्या था, तो लियाकत अली खान जो है वो वित्त मंत्री थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है, देखिए फिर से ये आपके बीपीएससी टीचिंग एग्जाम में भी पूछ लिया गया। मैंने कहा यहाँ से कि क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। अब आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बार बार क्यों पूछता है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो बिहार से ही संबंधित थे। ठीक है, बिहार में ही इनका जन्म हुआ था और बिहार में ही इन्होंने जो है वो अधिकतर जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय भाग लिया था, तो इसीलिए जो है वो बिहार से रिलेटेड हैं, इसीलिए ज़्यादा सवाल इनसे पूछा जाता है। तो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय इनके पास था। ठीक है, या खाद्य एवं कृषि विभाग था, तो याद रखिएगा हमारा जो सी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था। तो श्रम विभाग जो है वो जगजीवन राम को सौंपा गया था। किसे सौंपा गया था, जगजीवन राम को। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा गया है। तो जगजीवन राम को जो है वो श्रम विभाग सौंपा गया था। ठीक है, अब बात करें अगर हम, तो ये 67वीं बीपीएससी प्री एग्ज़ाम में 2022 में पूछा गया है, अभी जल्दी में ही। और 1946 में बनी अंतरिम सरकार में श्रम विभाग बाबू जगजीवन राम को दिया गया था और राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग, सैयद अली जहीर को विधि विभाग और बलदेव सिंह को जो है वो रक्षा विभाग दिया गया था। और गृह मंत्रालय किसके पास था, तो वो सरदार पटेल के पास था। और प्रधानमंत्री और विदेशी मामलों को जो है वो खुद है जो है वो जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था। ठीक है, रियासतों का विभाग मतलब क्या होता है कि एक प्रकार से जो है वो गृह विभाग की बात हो रही है, तो गृह विभाग जो है, और इसके बाद जो सूचना प्रसारण विभाग है वो हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। ठीक है, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अब ये जो सवाल है आपका वो 67वीं बीपीएससी प्री री एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को अंतरिम सरकार में देशी रियासतों या राज्य विभाग, गृह विभाग जिसे हम बोल सकते हैं, और सूचना एवं प्रसारण विभाग भी दिया गया था। ठीक है, हमारा अगला जो सवाल है वो भारत के विभाजन एवं स्वतंत्रता से संबंधित है और आपसे पूछा जा रहा है कि 20 फरवरी 1947 को जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की। अब ये सवाल जो है वो 68वीं बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो कब तक घोषणा की थी इन्होंने, तो जून 1948 तक। क्या इन्होंने बोला था कि जून 1948 तक जो है वो अंग्रेज जो है वो भारत छोड़ देंगे और सत्ता को जो है वो पूरी तरीके से जो है वो भारतीयों को सौंप देंगे। इसीलिए हमारा जो ए विकल्प है वो सही हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है। एक नंबर का सवाल आपसे यहाँ भी बन सकता है कि कब जो है इन्होंने क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी, तो 20 फरवरी 1947 में की थी। याद रखिएगा कि जून 1948 में जो है वो पूरी तरह से जो है वो ब्रिटिश जो है वो भारत को छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए 20 फरवरी 1947 को जो है एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष बयान दिया कि जून 1948 तक उनका भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने का इरादा है, परंतु साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि यदि तब तक संविधान का निर्णय न किया गया तो ब्रिटेन को अधिकार होगा कि वो जिसे चाहे उसे शक्ति सौंप दे। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय पद की शपथ दिलाई गई और उनका कार्य भारत से ब्रिटिश शक्ति को समेटना था। उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत दी गई थी। तथापि उन्हें इस बात के लिए व्यतीत किया गया था कि वे भारत की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में जो है वो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ। आपसे पूछा जा रहा है कि इंग्लैंड में जो लॉर्ड्स के सदन होता है वहाँ का, ठीक है, वहाँ जो है ये भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो है वो कब पेश किया गया था। तो ये जो है 16 जुलाई 1947 की बात है जब भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ था। इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और हमारा ये जो सवाल है वो बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में पूछा गया सवाल है, तो याद रखिएगा क्या सही हो जाएगा, तो 16 जुलाई 1947। अगर हम बात करें तो माउंटबेटन योजना के आधार पर ही 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स में, अब की बार हो सकता है हाउस ऑफ कॉमन्स पूछ ले, तो याद रखिएगा 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स
और 16 जुलाई को जो है वो हाउस ऑफ लॉर्ड द्वारा इस विधेयक को पारित किया गया था। ठीक है, तत्कालीन क्या हुआ था, उसके बाद जो है 18 जुलाई को स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। ठीक है, इसके बाद जो है वो डिसीजन आ गया था। हमारा अगला सवाल है कि इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो आपको बताना है कि अब देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है। ठीक है, तो ये क्या है कि रेडक्लिफ रेखा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे, सिरिल रेडक्लिफ। कौन थे, तो सिरिल रेडक्लिफ। इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गले में थोड़ा जो है वो खराश है, इसीलिए मैं बहुत एनर्जी के साथ में आपसे मतलब बातें नहीं कर पा रहा हूँ और क्वेश्चन आपको ठीक ढंग से नहीं करवा रहा हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। तो ये जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा सिरिल रेडक्लिफ हो जाएगा। जून 1947 में जो है रेडक्लिफ की अध्यक्षता में जो है 2 सीमा आयोगों का बंगाल और पंजाब का गठन हुआ। ठीक है, इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया गया था। मैकमोहन रेखा आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि किसके किसके बीच है। ठीक है, मैकमोहन रेखा जो है वो किन 2 देशों के बीच है, ये आप सभी को जो है वो कमेंट करके बताना है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो रेडक्लिफ रेखा है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि राज्य विभाग की स्थापना जो है वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी। राज्य विभाग की स्थापना जो है वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी, आपको बताना है। आपका जो सवाल है वो 63वीं बीपीएससी 2017 में पूछा गया है। तो चाहे राज्य विभाग की बात करें या सूचना प्रसारण विभाग की बात करें या गृह विभाग की बात करें, तो ये सब हमारा किसके साथ जाएगा, तो सरदार पटेल के साथ जाएगा। इसीलिए जो हमारा डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के स्थान पर स्टेट डिपार्टमेंट करेगा, ऐसा किसमें कहा गया, तो भारत और पाकिस्तान में पड़ने वाली देशी रियासतों के प्रश्नों का निपटारा जो है माउंटबेटन ने ऐसा कहा था कि स्टेट डिपार्टमेंट करेगा। और नेहरू ने जो है रियासतों के एकीकरण के लिए स्टेट डिपार्टमेंट का कार्यभार जो है वो किसको सौंपा था, तो सरदार पटेल को सौंपा था। और सरदार पटेल ने 5 जुलाई 1947 को कार्यभार संभाला और वीपी मेनन जो है वो उनके सचिव के रूप में जो है जिम्मेदारी ली थी, वीपी मेनन ने। हमारा अगला सवाल है कि किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की और उसे उठाया था। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि किसने जो है वो 1921 में जो है पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। और आपका जो सवाल है वो 56वीं से लेकर 59वीं बीपीएससी तक लगातार पूछा गया है दोस्तों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है और क्वेश्चन जो है वो अधिक से अधिक जो है वो यहीं से रिपीट होते हैं। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प डी सही हो जाएगा, मौलाना हसरत मोहानी। ठीक है, तो मौलाना हसरत मोहानी जो हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात है कि भारत छोड़ो का नारा जो है वो इन्होंने ही बनाया था, ये भी जो है तो दोस्तों हसरत मोहानी जो थे, 1 मिनट में फिर से बता देता हूँ, थोड़ा सा गलत बता दिया था मैंने। तो मौलाना हसरत मोहानी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने पहली बार जो है वो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। इसके अलावा जो है इंकलाब जिंदाबाद का भी नारा जो है वो इन्हीं के द्वारा जो है वो लिखा गया था। अगर बात करें तो भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, तो भारत छोड़ो का नारा जो है वो महात्मा गांधी ने दिया था। लेकिन अगर भारत छोड़ो नारा किसने लिखा था या किसने गढ़ा था आपसे पूछ लिया जाए, तो उसका सही जवाब हो जाएगा यूसुफ मेहर अली। ठीक है, याद रखिएगा, यूसुफ मेहर अली ने जो है वो भारत छोड़ो नारा जो है वो लिखा था। और इसको जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसको प्रसिद्ध किया था किसने, तो महात्मा गांधी ने किया था। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो है वो आपसे सवाल गलत करवा सकता है, तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें और एकदम से क्लियर रखिएगा। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब जो हो जाएगा वो विकल्प डी हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि वर्ष 1921 के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की थी और इस अधिवेशन में जो है सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी, किंतु महात्मा गांधी इस मांग के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो भारत का विभाजन कब हुआ, तो भारत का विभाजन जो है वो 1947 में हुआ और 1940 से लेकर 46 तक जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वो अध्यक्ष थे। लेकिन 1947 में जो है वो कौन थे, तो 1947 में जो है 1946 का जो मेरठ अधिवेशन था वहाँ पर जो है वो जेबी कृपलानी और अध्यक्ष बने थे और 1947 तक जो है वो अध्यक्ष थे। इसीलिए हमारा जो ए विकल्प हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद है मैंने आपको सारी कहानी बता दी।
आप समझ गए होंगे। देखिए 1940 का जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, वहाँ से लेके 1946 तक, जब तक मेरठ में एडमिशन नहीं हुआ था, तब तक जो है वो जे.बी. कृपलानी हुआ करते थे। सॉरी, जे.बी. कृपलानी नहीं, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हुआ करते थे कांग्रेस के अध्यक्ष। लेकिन जब 1946 का मेरठ अधिवेशन हुआ तो वहाँ पे क्या है कि जे.बी. कृपलानी को जो है अध्यक्ष चुना गया, और ये 1947 तक जो है वो अध्यक्ष रहे थे। इसीलिए हमारा जो ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि वर्ष 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, तो मैंने आप सभी को बताया जब 1947 में जो है अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे, तो अध्यक्षता कौन करेगा, तो जे.बी. कृपलानी ही करेंगे ना। इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा, और ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय क्या है, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। देखिए बार बार आपसे पूछा जा रहा है घुमा फिरा के, 46वीं बीपीएससी, 47वीं बीपीएससी, ठीक है, और बीपीएससी प्री 2016, ये सभी में बार बार यही क्वेश्चन घूम फिर के आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को वर्ष 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय अध्यक्ष कौन था, तो आपका कौन था, तो जे.बी. कृपलानी। कौन था, तो जे.बी. कृपलानी, याद रखिएगा। इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो पूरी कहानी मैंने आपको बता दी, तो ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। जे.बी. कृपलानी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ये जो सवाल है आपका बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में पूछा गया सवाल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों को जो है 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के संबंध में जब ये डिसीजन लिया गया तो उस समय क्या है, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। देखिए आपसे 46वीं बीपीएससी 2003-04 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो है वो जे.बी. कृपलानी थे अध्यक्ष, जे.बी. कृपलानी। इसीलिए हमारा जो डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि भारत की आज़ादी के समय जो है ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी जो है वो सत्ता में थी। ये भी आपके लिए ज़रूरी क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से भी सवाल आपसे कई बार पूछा गया है, और ये जो सवाल है बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में पूछा गया है। तो आपका जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, तो क्लीमेंट एटली थे, और वो कौन से पार्टी से, तो लेबर पार्टी से थे। तो इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट एटली जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, और उनका कार्यकाल जो है 45 से 51 तक था। उस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सत्ता में थी, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि अंग्रेज जो है वो जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत जो है वो भारत को छोड़ देंगे। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो अंतिम गवर्नर जनरल जो है वो सी राजगोपालाचारी थे। कौन था, तो सी राजगोपालाचारी थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पहला कौन था, तो पहले जो है वो हमारे लॉर्ड माउंटबेटन बनाए गए थे। उसके अलावा जो है पहला भारतीय जो है वो राजगोपालाचारी थे, और इसके बाद से जो है गवर्नर का पद जो है वो ख़त्म कर दिया गया था। ये जो सवाल है हमारा 46वीं बीपीएससी प्री 2004 में पूछा गया सवाल है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैं आपको करा रहा हूँ, और अक्सर जो है वो यहाँ से देखने को मिलता है सवाल। देखिए सी राजगोपालाचारी जो है 1948 से 50 के दौरान भारत के जो है प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे। वर्ष 1952 से 54 तक वे मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण उन्हें कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी की जो है स्थापना करनी पड़ी थी। ठीक है, हमारा अगला सवाल है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारतीय अगर लगा दे, या पहला अगर केवल भारतीय, अगर भारतीय न लगाता, ठीक है, तो भारतीय न लगाता तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाते। लेकिन यहाँ पे भारतीय आपसे पूछा जा रहा है, तो भारतीय अगर पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। कौन, सी राजगोपालाचारी। तो हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। और ये जो सवाल है आपका 53वीं से लेकर 55वीं बीपीएससी प्री 2011 तक पूछा गया सवाल है। हमारा अगला सवाल है कि भारत का संवैधानिक विकास जो है किस प्रकार हुआ था, उससे रिलेटेड सवाल आपके हम देखने वाले हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो किस वर्ष आया था या पारित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपका टीआरई में भी पूछा गया था। तो ये जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था वो 1773 में आया था, 1773 में आया था। ठीक है, किस लिए आया, तो कंपनी में जो है व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए
1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था, याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस समय जो है वो बंगाल का या गवर्नर कौन था, तो वहाँ पे वारेन हेस्टिंग जवाब हो जाएगा। और वही जो है इस एक्ट के तहत जो है वो गवर्नर जनरल बना, और गवर्नर जनरल पहला कौन सा था? तो वारेन हेस्टिंग था। हमारा अगला सवाल है जो 39वीं बीपीएससी में पूछा गया 1994 में, कि जो है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो रट लीजिए, एकदम से रट लीजिए, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 1773 में। उस टाइम पे कौन सा गवर्नर जनरल था? तो वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, देखिए, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उस हिसाब से जो है वो एग्ज़ाम होना कब शुरू हुआ था? तो ये जो है 1853 में शुरू हुआ था, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन जो है सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। इसमें प्रावधानित था कि नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा की जाएंगी, जिसमें किसी भी प्रकार का जो है वो भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है वो किसका आधार बनी थी? ठीक है, तो ये जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी, इसीलिए बी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। अगर मार्ले मिंटो सुधार की बात की जाए तो वो 1909 आएगा, और मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड की बात करें तो 1919 आएगा। तो याद रखिएगा, बी विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाएगा। और 53वीं से लेके 55वीं बीपीएससी प्री 2011 तक जो है वो ये सवाल जो है वो पूछा गया था। ठीक है, देखिए, तत्कालीन जो है भारत सचिव एडविन मार्टेंग्यू और वायसराय जो है वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। इस अधिवेशन के तहत प्रांतों में पहली बार जो है वो द्वैध शासन लागू किया गया था। हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से किस अधिवेशन में जो है भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया गया था? तो जो सबसे पहले जो था, मैंने आप सभी को बताया कि जो जिसको हम मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, या जिसे हम भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहते हैं, इसमें सबसे पहले जो है वो पृथक निर्वाचक मंडल की बात की गई थी, और यहीं से जो है इसका आरंभ हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो डी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, ठीक है, द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। गांधी जी ने कहा मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन जो है किस अधिनियम से हुआ? ठीक है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का जो है सृजन है वो किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? तो ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1919। कौन सा अधिनियम? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, हमारा अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत के सचिव के कार्यभार को जो है कम करने के लिए भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। इसका कार्य भारत सरकार के लिए अस्त्र शस्त्र एवं अन्य सामान खरीदना, ठेका देना, व्यापारिक हितों को देखना, और इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की जो है वो देखभाल करना इत्यादि था। उच्चायुक्त और उसके सहायकों का वेतन का व्यय जो है वो भारत के साधनों से होना था। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि आपसे कहा जा रहा है कि रिक्त स्थान को जो है वो पूरा करना है। तो नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया, और इसका विषय क्या था? देखिए, नेहरू रिपोर्ट जो है वो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। ठीक है, मोतीलाल नेहरू। जैसे इन अंग्रेज़ों ने क्या है कि भारत के सामने जो है वो संविधान बनाने की जो है वो चुनौती रखी थी, तो सबसे पहले जो है वो मोतीलाल नेहरू और कुछ सदस्यों के द्वारा ऐसा किया गया था। लेकिन क्या हुआ था, क्योंकि ये सभी दलों, जब सर्वदलीय का सम्मेलन बुलाया गया तो सभी दलों को यह संविधान जो है वो पसंद नहीं आया था, इसीलिए जो है ये संविधान ये लागू नहीं हो पाया था, जिसे हम क्या कहते हैं? नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। तो इसकी अध्यक्षता जो है वो मोतीलाल नेहरू ने की थी, और इसका जो विषय था वो भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं करना था। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर बात किया जाए कि मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट या नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, तो 1928 में आई थी। ठीक है,
अगर हम बात करें तो साइमन आयोग की नियुक्ति करने वाले अनुदारपंथी राज्य सचिव बिर्केनहेड के अनुसार भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ थे। उन्होंने कहा कि भारतीय ऐसा संविधान बनाने असमर्थ हैं जिसको सभी भारतीयों का व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो। चुनौती को भारतीयों ने स्वीकार किया और एक योजना को अंतिम रूप देने के लिए फरवरी, मई और अगस्त 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किए गए और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्ष में जो है वो 8 सदस्यीय समिति ने अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। इसको मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट नाम से बाद में जाना गया और मोतीलाल नेहरू ने ही इस रिपोर्ट को जो है वो लिखा था। इसमें जो है सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन की मंडल की मांग को जो है अस्वीकार किया गया था और इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। इसके अतिरिक्त जो है अन्य सिफारिशें की गई थी, जो जैसे सब वयस्कों के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार और यूनियन संगठन बनने की स्वतंत्रता, धर्म का हर प्रकार से राज्य से पृथककरण। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे नेहरू रिपोर्ट में थी। हमारा अगला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन ही नहीं था। ठीक है, अब आप सोचिए, आपको ऐसी कार दे दी जाए जिसमें जो है वो ब्रेक तो हो लेकिन इंजन ही ना हो, तो चलाएंगे कैसे। ठीक है, तो ये जो है वो 1935 का जो अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम, उसके बारे में ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। हमारा अगला देखिए, अगर 1935 के अधिनियम के बारे में जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, ये वर्ष 1947 से 1966 तक जो है वो भारत के प्रधानमंत्री रहे, आप सभी को पता है, और पंचशील के प्रणेता थे और गुट निरपेक्षता में जो है ये विश्वास रखते थे। हमारा अगला सवाल है कि ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून जो है वो ऐतिहासिक नहीं था। ठीक है, तो ऐतिहासिक नहीं था, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा जो है कानून ऐतिहासिक नहीं था। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट ऐतिहासिक था, चार्टर एक्ट 1833 ऐतिहासिक था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1919 भी ऐतिहासिक था, लेकिन जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट है ये हमारा कोई ऐतिहासिक नहीं था, ये नॉर्मल सा कानून था, इसीलिए हमारा जो है वो डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में को किसने जो है गुलामी का चार्टर बताया था। अब देखिए, ये जो आपका सवाल है बीपीएससी टीचिंग एग्ज़ाम जो है 11वीं 12वीं क्लास के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो मैंने कहा था कि क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनते हैं। अब सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो इसे गुलामी का चार्टर किसने बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है इसे गुलामी का चार्टर बताया था, इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है गुलामी का चार्टर बताया था और इस अधिनियम ने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और भारतीय राज्य दोनों शामिल थे। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने क्या समाप्त की। ठीक है, तो ये आपको बताना है और ये जो है आज का हमारे सेशन का आखिरी सवाल है दोस्तों। इसके आगे जो है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आपको जो है वो इसका जो जवाब है वो हमारे कमेंट बॉक्स में देना है और आपको बताना है कि भारतीय सरकार अधिनियम जो है 1935 उसने क्या समाप्त किया। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता समाप्त की, कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया, कि भारत में संघीय संरचना की स्थापना की, या जिम्मेदार जो है वो केंद्रीय सरकार की स्थापना की। ठीक है, या जिम्मेदार जो है केंद्रीय सरकार को समाप्त कर दिया। तो क्वेश्चन जो है वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप एक्टिविटी करते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं और चीज़ें जो है वो बहुत देर तक याद रहती हैं। इसीलिए गांधी जी ने जो है वो करके सीखने पर ज़्यादा बल दिया था और उन्होंने कहा था शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक का सर्वांगीण विकास करे। ऐसा नहीं है कि केवल दिमाग का ही विकास करे और हाथ और पैर चले ही ना। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपको एक्टिविटी करनी चाहिए और जितना से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए और एनसीईआरटी पढ़िए और मॉक टेस्ट दीजिए। यही आपके जो है वो सक्सेस का जो है मंत्र है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जो है वो कमेंट में इसका जो है वो जवाब ज़रूर देंगे। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं, मतलब 70% लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते तो हैं और लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। ठीक है, तो 29% जो का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो वीडियो को लाइक भी करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में ऐसे ही धमाकेदार प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।